दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में हैवानियत और बलात्कार की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटना कौन सी सुनी है, तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब निर्भया होगा। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। मेरा नाम है शुभम और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदा रहते हुए भी 40 दिनों तक नर से भी बदतर जिंदगी को जिया। यह कहानी जापान की एक 17 साल की लड़की की है जिसका नाम था जुनको फुरुता। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को ना सुने, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी सुनने के बाद आपको रात में नींद ना आए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो से 23 जनवरी 1989 को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर अयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार करते हैं। उनमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगोरो था। ये दोनों आपस में दोस्त थे। इसके बाद पुलिस इनकी कुंडली खगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों जापान के खतरनाक क्रिमिनल गैंग या याकुजा के जूनियर मेंबर हैं और इनके ऊपर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम के आरोप भी थे। इसके बाद ये छानबीन ऐसी ही चलती रही और तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा बीत गए थे। पुलिस अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला करती है। इसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू करती है, मगर इन दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है। इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले अयासे में ही एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था। तो कहीं उस मर्डर में भी इन दोनों का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस अंधेरे में तीर मारती है और हिरोशी मियानो से कहती है कि हमें पता है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है। पुलिस के बाद जैसे ही मियानो ने सुनी वह घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसके दोस्त ओगोरो ने सब बता दिया है जो कि दूसरे कमरे में था। पुलिस की यह ट्रिक काम कर गई और थोड़ी ना नुकुर करने के बाद आखिरकार मियानो टूट गया और उसने जुंको के मर्डर का गुनाह कबूल किया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि पूछताछ तो एक बलात्कार के बारे में कर रही थी मगर खुल गया एक मर्डर केस। उसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो वो जगह बता देता है जहाँ लाश को फेंका गया था। फिर पुलिस उसी दिन अपनी टीम के साथ टोक्यो में क्योटो नाम की जगह पहुंचती है। यह जगह समुद्र के किनारे बसी हुई थी। इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस को एक बड़ा सा ड्रम मिलता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था और उस ड्रम में से बदबू आ रही थी। उसके बाद पुलिस एक क्रेन मंगाती है और उस 305 किलोग्राम के ड्रम को उठाकर ले जाती है। फिर जब उस ड्रम में से कंक्रीट को तोड़कर हटाया गया तो उस ड्रम में से एक लड़की की लाश निकली। वह बुरी तरह सड़ चुकी थी और उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे मरे हुए 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश करती है और जब लाश की पहचान सामने आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि वह लाश उस औरत की नहीं थी जिसके बारे में पुलिस ने महीनों तक पूछताछ की थी, बल्कि वह लाश जुंको फुरुता की थी। इसके बाद पुलिस ने जुंको फुरुता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस केस के बारे में हिरोशी और ओगोरो से पूछताछ शुरू की और फिर उन दोनों ने पूरी कहानी बयां की। और कहानी कुछ इस तरह थी। जुंको फुरुता एक 17 साल की खूबसूरत लड़की जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के एक शहर में हुआ था। जुंको शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। अपनी क्लास में वह बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी जिसकी वजह से वह स्कूल में काफी पॉपुलर थी। अक्टूबर 1988 से जुंको फुरुता स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। जिस स्कूल में जुंको पढ़ती थी उसी स्कूल में हिरोशी मियानो भी पढ़ता था। मियानो इस बच्ची को एक तरफा प्यार करता था और उसे किसी तरह पाना चाहता था। स्कूल में मियानो ने कई बार जुंको से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन उसने उसे मना कर दिया। मियानो स्कूल में अपनी हरकतों की वजह से काफी बदनाम भी था। स्कूल के सभी लोग ये जानते थे कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर भी है, इसलिए उससे सभी डरते थे और कोई भी उसकी किसी भी बात को कभी मना नहीं करता था। मगर जुंको के इस इनकार से उसके अंदर का गुस्सा भर दिया, इसलिए उसने जुंको से बदला लेने की ठान ली। 25 नवंबर 1988 रात तकरीबन 8:30 बजे
जुनको अपना पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से वापस अपने घर जा रही थी और इत्तेफाक से मियानो अपने दोस्त के साथ उसी इलाके में घूम रहा था। मियानो की नजर जुनको पर पड़ी और वह जिस मौके की तलाश में था वह उसे मिल जाता है। इसके बाद मियानो के कहने पर उसका दोस्त भागकर जुनको के पास जाता है और उसे धक्का देकर साइकिल से गिरा देता है। पीछे से मियानो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मियानो जुनको को घर छोड़ने के लिए कहता है। जुनको मियानो को जानती थी और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए जिनको उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मियानो से अपनी असलियत बताता है और धमकी देता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मियानो की ये बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती है। इसके बाद वह जुनको के साथ बलात्कार करता है। फिर वह जुनको को लेकर पास के एक होटल में जाता है। होटल पहुंचने के बाद वह एक बार फिर से जिनको का बलात्कार करता है और अपने दो दोस्तों जो ओगुरा और यासुशी वतनेबे को फोन करके होटल बुलाता है, जहां वो लोग भी जुनको का बलात्कार करते हैं। उन लोगों ने जुनको की नोटबुक से उसके घर का एड्रेस निकाला और धमकाया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो हमारे गैंग के मेंबर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। ये बात सुनकर जुनको उन चारों लड़कों के आगे और बेबस हो गई। इसके बाद वह चारों उसे लेकर अयासे डिस्ट्रिक्ट के घर में पहुंचे और वहां ले जाकर उन चारों ने जुनको के साथ गैंग रेप किया। वह घर दरअसल नोबुहारो मिनाटो का ही था, जहां वह अपने माँ बाप के साथ रहता था, मगर उसके माँ बाप काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। इधर जुनको के माँ बाप परेशान थे कि अभी तक वह वापस घर क्यों नहीं लौटी। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला और इन्हीं सब में 26 नवंबर की तारीख बीत गई मगर जुनको वापस नहीं आई। 27 नवंबर 1988 को जिनको के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस ने जुनको को ढूंढना शुरू किया। उधर मियान और उसके दोस्त को जैसे ही पता चला कि पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने डरा धमकाकर जबरदस्ती जुनको से उसके घर पर फोन करवाया और बुलवाया कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है और बिल्कुल ठीक है। जिनको की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को भी तसल्ली हुई कि चलो हमारी बेटी ठीक है, इसलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। जब मियानो और उसके दोस्त को खुली छूट मिल गई और मिंटो का वह घर जिसमें उन्होंने जुनको को रखा था वह घर अब उनकी अयाशी का अड्डा बन गया। इस घर में जब मियान के दोस्तों और याकुजा गैंग के मेंबरों का आना जाना शुरू हो गया तब जो मर्जी आता और जुनको के साथ बलात्कार करता। धीरे धीरे ये बात मिंटो के माँ बाप को भी पता चल गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि मियानो याकुजा गैंग से है और उनका बेटा भी इसी में शामिल है, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने की बजाय चुप रहना चुना। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे जुनको के ऊपर जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। 7 दिन बीत गए और शुरुआत के 7 दिनों में ही जुनको के साथ 400 से भी ज्यादा बार बलात्कार हो चुका था। कड़कड़ाटी ठंड में भी इस जुनको को घर में ज्यादातर निवस्त्र रखा जाता था। इतना ही नहीं, एक ही दिन में 72 लोगों ने इस बच्ची के साथ रेप किया। कई लोगों ने इस मासूम बच्ची के शरीर पर पेशाब किया। जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाई जाती थी, एक साथ 2-2, 3-3 सिगरेट पिलाई जाती। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में भी उसे बिना कपड़ों को ही बालकनी में सुलाया जाता था। मगर इन सब अत्याचारों को करने के बावजूद भी उन्होंने जुनको को नहीं छोड़ा। दरिंदों ने इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बोतल, लोहे की रॉड और ट्यूबलाइट तक डाल दिए। कहा जाता है कि उसे घर की छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया और तब तक मारते जब तक उसके मुंह से खून नहीं आता और जिसकी वजह से जिनको के नाक में इतना खून जम गया कि वह नाक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसे फ्रीजर में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और करीब 50 दिनों बाद वो सांस लेने, खाना खाने और अपने शरीर को हिला डुला पाने में भी नाकाम हो गई थी। यह बदमाश उसे खाने में कॉकरोच देते थे और पेशाब पीने पर मजबूर भी करते थे। और इस बीच एक बार जिनको किसी तरह फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। कॉल लग भी जाती है मगर इससे पहले वह कुछ बोलती मियानो वहां पहुंच जाता है और कॉल को काट देता है। इसके बाद पुलिस का कॉल बैक भी आता है तो मियानो फोन उठाकर बोलता है कि वह कॉल गलती से लग गया था। मियानो को बहुत गुस्सा आता है। वो सिगरेट जलाने वाले लाइटर का तेल जुनको के पैर पर डालता है और थोड़ा थोड़ा करके उसके पैर
टायर को जला देता है ताकि वह वहीं रहे और वहां से भागने की कोशिश ना करे। वह चारों सिगरेट पीने के बाद जुंको के शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट से रगड़कर अपनी सिगरेट बुझाते हैं। वह मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म मोम जिनको के पूरे शरीर पर गिराते हैं और तब तक गिराते हैं जब तक मोमबत्ती की आखिरी बूंद उसके शरीर पर नहीं गिर जाती। उन्होंने लाइटर से जिनको की आंखों की पलकों तक को जला दिया था। मतलब कोई इंसान ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है? ऐसा सोचकर ही पूरा शरीर कांप जाता है। 44 दिन तक लगातार टॉर्चर सहने के बाद, पिटाई खाने के बाद और रेप सहने के बाद यह मासूम उन दरिंदों से अपने लिए मौत की भीख तक मांगने लगती थी। 4 जनवरी 1989 को गुस्साए बदमाशों ने पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। पहले से ही बुरी हालत में जी रही यह बच्ची उसी दिन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। हत्यारों ने जुंको की लाश को ड्रम में डाल देते हैं। उसके बाद यह उस ड्रम को कंक्रीट और सीमेंट के गीले मसाले से भर देते हैं। जब यह कहानी पुलिस के सामने आती है तो पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो उस वक्त जापान में हर कोई इस विवश केस की ही चर्चा कर रहा था। मामले के चारों आरोपी पकड़े गए थे। अदालत ने इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 आरोपियों को 8 साल से कम की सजा सुनाई। कुछ आरोपियों ने जब अदालत से सजा कम करने की गुहार लगाई तो जज ने उसकी सजा और बढ़ा दी। बता दें कि इस भयानक केस पर फिल्में भी बनी और कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। तो ये थी जुंको फुरुता की दर्द भरी कहानी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में।